Hello dear students. Today we are going to discuss another important topic from unit 2, that is branch accounts. As we all know that every business wants to increase the volume of profit, and for increasing the volume of profit they has to increase the volume of sales, and for increasing volume of sales various shops and various counters are opened in different parts of the cities for increasing the volume of sales, and as a result of which the volume of profit is increased. इसका मतलब जब भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट इंक्रीज होना होता है, करना पड़ता है, तो वो अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है. और सेल्स की वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो सकती है? सेल्स की वॉल्यूम हम लोग सेल्स के काउंटर्स और शॉप्स को डिफरेंट पार्ट्स में ओपन करके सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं. तो द प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट जो भी होगी, जो मेन इस्टेब्लिशमेंट है, जो उन सब पार्ट्स, जो उन सब काउंटर्स को, उन सब शॉप्स को कंट्रोल करती है, दैट प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट इज नोन एज हेड ऑफिस, एंड द वेरियस काउंटर्स विच आर ओपनड आफ्टरवर्ड्स, द वेरियस शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स आर नोन एज ब्रांचेस. So a branch can be defined as an establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that is carried on by head office of the company. That means a branch do the same activity as head office does, okay, but it does in different parts of the city, states, or it can be different parts in the country also. Now from geographical point of view, branches are divided into two classes, that is inland branch. Inland branch क्या होती है? Inland branch means a branch which is situated in the same country where the head office is situated. जिस country में head office situated है, उसी country में अगर कोई branch situated है तो उस ब्रांच को इनलैंड ब्रांच कहा जाता है. फॉरेन ब्रांच इज अ ब्रांच विच इज सिचुएटेड इन अनदर कंट्री, दैट मीन्स हेड ऑफिस से दूसरी कंट्री में. इफ हेड ऑफिस इज इन इंडिया एंड ब्रांच इज इन लंडन, दैट मीन्स इट इज नोन एज फॉरेन ब्रांच. ओके, इन डिफरेंट कंट्रीज हेड ऑफिस इज इन डिफरेंट कंट्री और ब्रांच इज इन डिफरेंट कंट्री, दिस इज नोन एज फॉरेन ब्रांच. Now, for the purpose of accounting, for accounting purpose, the branches are classified into two categories, that is control branch and dependent branches. We will discuss dependent branches, that is control branches, in detail. What is control branches? Control branches are the branches that are totally controlled by head office, जिसका सारा control head office के पास होता है. Control branches are those branches which does not maintain proper books of accounts according to double entry system. वो proper books of accounts भी prepare नहीं करते हैं. उनके accounts जो main accounts होते हैं वो सारे head office के द्वारा ही prepare किए जाते हैं. वो कोई भी proper books of accounts follow नहीं करती है, कोई भी double entry system follow नहीं करती है. These types of branches are just like selling agencies. ये selling agency की तरह काम करती है, and normally only those goods are sold which are supplied by the head office और परचेज फ्रॉम लोकल पार्टीज विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ हेड ऑफिस. जो गुड्स हेड ऑफिस उसको सप्लाई करेगी वही गुड्स वो आगे सोल्ड करेगी, या कई बार ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस के गाइडेंस में वो लोकल पार्टीज से गुड्स परचेज कर लेती है और उसको आगे जाके सेल कर देती है. तो यहाँ पे कंट्रोल ब्रांच का खुद का कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स की परचेज पे और आगे सेल करने पे. वही वाले हेड ऑफिस से जो भी रिसीव होता है वो आगे सेल कर दिया जाता है, और कई बार लोकल अथॉरिटीज़ से परचेज करके, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ हेड ऑफिस. कोई भी कैश, ज़्यादातर तो वैसे इस कंट्रोल ब्रांचेस में कैश सेल्स ही होती है. कुछ एक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ एक स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे क्रेडिट में सेल्स की जा सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस. यहाँ पे जितना भी कैश सेल्स से कैश रिसीव होगा वो सारा की सारा किसको रेमिट कर दिया जाएगा? हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाएगा. एज सुन एज द कैश रिसीव्ड वापस उसको हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकर किए जाएंगे वो पेड किससे किए जाएंगे? हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाएंगे. यहाँ पे ब्रांचेस कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करती. रही बात पेटी कैश की, जो भी डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस है पेटी कैश का, तो उसके लिए उनको कुछ पेटी कैश एडवांस में दे दिया जाता है फ्रॉम हेड ऑफिस कि आपको इस महीने या इस ईयर या इस हाफ ईयर का खर्चा इस कैश से चलाना है. तो दैट मीन्स जो कंट्रोल ब्रांच है वो टोटली कंट्रोल कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है. कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन की जाती है. हाँ, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन की जाती है जस्ट टू फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जैसे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट हो गया, मेमोरेंडम स्टॉक लेजर हो गया, मेमोरेंडम कैश बुक हो गई,
इस तरह का कोई थोड़ा छोटा मोटा कोई अकाउंट है, कोई अकाउंटिंग को मैच करने के लिए, तो वो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, बट जो मेन प्रॉपर अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं, वो हेड ऑफिस प्रिपेयर करती है. नाउ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ब्रांचेस. Accounting by branches. Such branches do not maintain complete accounting for their transaction except few essentials, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था. कुछ essential transactions हैं जैसे कैश बुक या क्या सेल्स बुक, स्टॉक रजिस्टर, इस तरह के कुछ अकाउंट्स वो प्रिपेयर करते हैं, उसके अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं किया जाता है. अकाउंटिंग बाय हेड ऑफिस. अकाउंटिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी ब्रांच के लिए. हेड ऑफिस जो है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी ब्रांच के लिए. ब्रांचेस सप्लाई द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द हेड ऑफिस. जो भी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ब्रांचेस उनको टाइम टू टाइम सप्लाई कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ब्रांचेस इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस. नाउ देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग मेथड्स फॉर कंट्रोल्ड ब्रांचेस. These are debtors or direct method, stock and debtors method, final account method, wholesale branch method. First we will discuss in detail about debtors or direct method, which is also known as branch account method. First method is debtors or direct method. This method is also known as branch account method. Under this method only one account is opened by head office for every branch. एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट. हेड ऑफिस जो होगा वो अपनी बुक्स में सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करेगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट मेथड. सारी इंफॉर्मेशन जो ब्रांच से मिलेगी वो इस अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी. Only those transactions are recorded in head office books which takes place between head office and branch. अब head office की बुक्स में से वही ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में किए जाएंगे, वही ट्रांजेक्शन्स की एंट्री इस अकाउंट में की जाएगी. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होंगे. ऑब्वियसली दिस इज़ अ कंट्रोल्ड ब्रांच. यहाँ सारी ट्रांजेक्शन सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ही होंगे, तो सारी एंट्रीज इसके अंदर ब्रांच अकाउंट के अंदर आ जाएगी. अब किस तरीके से ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है वो देखेंगे हम. फर्स्ट we will look at journal entries in the books of head office. डेटर्स मेथड में हम यहाँ डेटर्स मेथड की बात कर रहे हैं जो कि ब्रांच अकाउंट का पहला मेथड है. हेड ऑफिस की बुक में क्या क्या एंट्री की जाएगी. सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी ब्रांच ओपन करती है तो कुछ एसेट्स ट्रांसफर करेगा हेड ऑफिस, सारे कुछ एसेट्स ट्रांसफर करेगा हेड ऑफिस ब्रांच को. ये उसकी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. तो फॉर रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एट द ब्रांच, जितने भी ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स के वो ट्रांसफर किए जाएंगे. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच फिक्स एसेट्स, ये एंट्री की जाएगी. मे बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी, जो भी स्टॉक में एंट्री की जाएगी. जो भी अकाउंट है, अगर फिक्स फर्नीचर का है, बिल्डिंग का है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नाम से दिखाएंगे. जो भी फिक्स एसेट है उसमें सारी एंट्रीज उसके नाम से होगी. फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, जो भी है, ठीक है. बाकी ब्रांच कैश और ये सब ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करने की पहली एंट्री है. ओके, नेक्स्ट एंट्री. ओके, जब हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट ट्रांसफ़र कर लिया उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोगों को यहाँ पे देखनी है स्टॉक रिजर्व की. व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? स्टॉक रिजर्व इज अ लोडिंग दैट इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस. अगर कोई एंट्री इनवॉइस प्राइस पे कर रखी है तो हमें उसकी लोडिंग को कैंसिल करना पड़ेगा. लोडिंग क्या होती है? लोडिंग इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर किसी स्टॉक की एंट्री कॉस्ट पे कर रखी है तो देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व. बट इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस, इफ़ इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस प्राइस, देन द लोडिंग हैज़ टू बी कैंसल्ड फ्रॉम 3 स्टॉक्स, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच. इन 3 चीज़ों पे हम लोगों को लोडिंग कैंसिल करनी है. दैट मीन्स उसका रिजर्व हमें अलग करना है और वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से होगा. ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्डिंग होगी तभी रिजर्व हटाना है, नहीं तो कॉस्ट पे होगी तो इसकी कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है. नाउ इसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, दैट इज लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक. अभी सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक पे की है हम लोगों ने. क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सेंड टू ब्रांच पे बाकी है. पहले हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स की. थर्ड एंट्री में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटी की. तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. ठीक.
नेक्स्ट एंट्री है हमारी फॉर गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। मैंने पहले भी अभी एंट्री में डिस्कस किया था कि या तो कॉस्ट पे भी हो सकता है और इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। तो वॉट एवर बी द केस, कॉस्ट पे है या इनवॉइस प्राइस पे है, वो हम लोग उस वक्त देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। एंट्री क्या होगी इसके अंदर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सारी एंट्रीज यहाँ पे ब्रांच अकाउंट से हो रही है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बाद में जाके ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना, उस हिसाब से उसको डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट्स टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जितने भी गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, वेदर ऑन इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब जैसे ही हमने ये एंट्री करी, हाथों हाथ हम इसकी लोडिंग कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जगहों पे लोडिंग देखनी है। एक तो ओपनिंग स्टॉक पे विच ऑलरेडी डन, एक क्लोजिंग स्टॉक पे जो बाद में करेंगे, एक गुड सेंड टू ब्रांच पे जो अभी हम लोग यहाँ देख लेंगे। अब अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड किए हैं तो हाथों हाथ उसकी लोडिंग कैंसिल कर दो। लोडिंग कैंसिल करने के लिए ऊपर वाली एंट्री का अपोजिट एंट्री करेंगे, 5th वाली एंट्री अपोजिट होगी, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। दिस इज फॉर लोडिंग। Next entry. Now sometimes goods are returned from head office. Goods are returned by branch to head office. तो फिर opposite entry होगी goods sent to branch account debit to branch account. Okay. If goods are supplied by head office to branch are recorded at invoice price. Then for loading on goods returned by branch. अब से कई बार हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी किया कि जब गुड्स भेजे तब उसकी लोडिंग कैंसिल करी, दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस पे थी तो उसकी लोडिंग कैंसिल करी। अब जो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे एंट्री की हुई थी वो वापस रिटर्न करें तो उसकी लोडिंग की भी एंट्री वापस की जाएगी। तो वही चीज़ है, जो ऊपर वाली एंट्री है उसी की अपोजिट हो जाएगी लोडिंग कैंसिल, लोडिंग की एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड ब्रांचेस की एंट्रीज कर रहे हैं और हम लोगों ने कंट्रोल्ड ब्रांचेस में देखा था कि ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय हेड ऑफिस, वेदर थ्रू चेक वेदर थ्रू कैश, ऑल द एक्सपेंसेस आर मेट बाय हेड ऑफिस। तो हियर द एक्सपेंसेस आर डन बाय हेड ऑफिस, सो एंट्री वुड बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वॉट एवर बी द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, जो भी पेटी एक्सपेंसेस हैं, उनको मेट करने के लिए पहले ही एडवांस में कुछ कैश ब्रांच ऑफिस को दे दिया जाता है फ्रॉम हेड ऑफिस। तो उस कैश को देने के लिए जो एंट्री की जाएगी दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी हम लोगों ने दिया टू बैंक अकाउंट वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। जो भी सेल्स हुई उसका जितना भी कैश आएगा वो सब रेमिट किसको कर दिया जाएगा, हेड ऑफिस को। ब्रांच अपने पास तो रखेगा नहीं, वो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही कैश आता है ब्रांच के पास से एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। Now, for remittance of cash, for petty expenses, for regular expenses, all the entries have been made. Now, here is the transfer of closing balance of assets. We can say it is an incorporation of branch assets at the end of accounting year. ये एक तरह से incorporation है branch assets का accounting year के end में। जो हमने starting की थी तब हम लोगों ने opening balance transfer किया था, अब हम at the end closing balance transfer करेंगे। तो entries हो जाएगी stock account debit, सारे assets transfer करेंगे, debtors account debit, petty cash account debit, fixed assets account debit, ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन ही होगा क्योंकि एट द एंड कर रहे हैं, टू ब्रांच अकाउंट। ये सारी एंट्रीज हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट को ट्रांसफर करने की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो लोडिंग कैंसिल करने की एंट्री होगी। नीचे आप नोट देख सकते हैं। Now, for the purpose of accounting, for accounting purpose, the branches are classified into two categories, that is control branch and dependent branches. We will discuss dependent branches, that is control branches, in detail. What is control branches? Control branches are the branches that are totally controlled by head office, जिसका सारा कंट्रोल हेड ऑफिस के पास होता है। Control branches are those branches which does not maintain proper books of accounts according to double entry system. वो proper books of accounts भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। उनके अकाउंट्स जो मेन अकाउंट्स होते हैं वो सारे हेड ऑफिस के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। वो कोई भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो नहीं करती है, कोई भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करती है। दीज टाइप्स ऑफ ब्रांचेज आर जस्ट लाइक सेलिंग एजेंसीज, ये एक सेलिंग एजेंसी की तरह काम करती है। एंड नॉर्मली ओनली दोज गुड्स are sold which are supplied by the head office
और परचेज फ्रॉम लोकल पार्टीज विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ हेड ऑफिस। जो गुड्स हेड ऑफिस उसको सप्लाई करेगी वही गुड्स वो आगे सोल्ड करेगी, या कई बार ऐसा हो सकता है कि हेड ऑफिस के गाइडेंस में वो लोकल पार्टीज से गुड्स का परचेज कर लेती है और उसको आगे जाके सेल कर देती है। तो यहाँ पे कंट्रोल ब्रांच का खुद का कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स की परचेज पे और आगे सेल करने पे। वही वाले हेड ऑफिस से जो भी रिसीव होता है वो आगे सेल कर दिया जाता है, और कई बार लोकल अथॉरिटीज़ से परचेज करके, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ हेड ऑफिस। कोई भी कैश, ज़्यादातर तो वैसे इस कंट्रोल ब्रांचेस में कैश सेल्स ही होती है। कुछ एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ एक स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे क्रेडिट में सेल्स हो की जा सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पे जितना भी कैश सेल्स से कैश रिसीव होगा वो सारा की सारा किसको रेमिट कर दिया जाएगा? हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाएगा। एज सुन एज द कैश रिसीव्ड वापस उसको हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का जो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे उसकी एंट्री टू ट्रेडिंग अकाउंट से की जाएगी। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग मेथड्स फॉर कंट्रोल्ड ब्रांचेस। These are debtors or direct method, stock and debtors method, final account method, wholesale branch method. First we will discuss in detail about debtors or direct method, which is also known as branch account method. Now this is the format of branch account. Based on the above journal entries, this format would be prepared for branch account. मेन ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आपको आना चाहिए। ये फॉर्मेट आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट। अच्छा, दो तरीके से ब्रांच अकाउंट बन सकते हैं, एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं, कॉस्ट पे भी बना सकते हैं, इनवॉइस प्राइस पे भी बना सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, इनवॉइस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन है, इनवॉइस प्राइस पे बना के और उसके बाद लोडिंग कैंसिल करनी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम लोग कॉस्ट पे ब्रांच अकाउंट बना रहे होंगे तब हमें यहाँ पे लोडिंग कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर स्टॉक रिजर्व। बट अगर कोई चीज़ इनवॉइस प्राइस पे होती, जो हम लोग आगे देखेंगे, अभी यहाँ कोई लोडिंग का कैलकुलेशन नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री की थी वहाँ पे एसेट्स के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र हो चुके हैं टू बैलेंस बीडी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट एंट्री, मैं अभी सिर्फ डेबिट साइड की देख रही हूँ, आप एक एक करके डेबिट साइड का देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो भी हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, कॉस्ट पे आएगा, बिकॉज फॉर्मेट कॉस्ट का चल रहा है। टू बैंक, जितने भी कैश हम लोगों को सेल से मिले हैं वो सारा कैश जब हम लोग हेड ऑफिस को रेमिट करते हैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक आ जाएगा। कैश रेमिटेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को कैश दिया है पेटी खर्चे के लिए, छोटे मोटे खर्चे के लिए, तो उसकी एंट्री टू बैंक। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ब्रांच की लाइबिलिटी का बैलेंस है ये। ओके, अच्छा सॉरी, डेबिट साइड में हम लोगों ने टू बैलेंस बीडी नहीं देखा, ब्रांच लाइबिलिटी का, वो आप लोग देखना। टू बैलेंस बीडी, ब्रांच लाइबिलिटी ट्रांसफर जो ये। नेक्स्ट है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे जो डेबिट साइड में गुड्स सेंड टू ब्रांच था वो हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजे ब्रांच को वो थे। यहाँ पे जो अपोजिट एंट्री की गई है वो गुड्स रिटर्न अगर कर दिए हैं तो वो उसकी एंट्री है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, यहाँ लोडिंग तो है नहीं, वैसे लोडिंग भी इसी नाम से होती है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, पर क्योंकि ये कॉस्ट पे है तो यहाँ लोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। ये किसकी एंट्री हो जाएगी? रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। बाय बैंक, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, जितना भी कैश ब्रांच को रेमिट कर दिया गया है सेल्स के लिए वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। बाय जनरल P&L, अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे आएगा,
प्रॉफिट है तो वो डेबिट में आप देख सकते हैं टू जनरल P&L अकाउंट। लास्ट एंट्री है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स बाय बैलेंस CD, ब्रांच स्टॉक, डेटर्स, बाय कैश, बाय फिक्स एसेट्स। ये सारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स हैं एट द एंड ऑफ जो हम लोगों को ट्रांसफर करने वो हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ओपनिंग के स्टॉक, ओपनिंग का एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं, क्लोजिंग के एसेट ट्रांसफर हुए हैं, ओपनिंग की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है, क्लोजिंग की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है, इन बिटवीन जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनकी एंट्री यहाँ पे की गई है। ये है ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट। सेम बनेगा अगर ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाना है तो वो भी सेम बनेगा, सिर्फ तीन एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा होगी। वो देखते हैं हम कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा होगी। तो कॉस्ट का तो हमने फॉर्मेट देख लिया। अब अगर सपोज हमने ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाया है तो फॉलोइंग एंट्रीज, एडिशनल एंट्रीज वुड बी मीट। एडिशनल एंट्री कौन सी होगी देखें। एडिशनल एंट्री सिर्फ और सिर्फ लोडिंग की होगी, और लोडिंग 3 चीज़ों पे बनती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो जब मैं ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व कैंसिल करूंगी तो अपोजिट साइड में कैंसिल करूंगी। ओपनिंग स्टॉक एंट्री हमने ओपनिंग स्टॉक की कहाँ की थी, डेबिट साइड में। तो जब मैं उसका रिजर्व कैंसिल करूंगी, या मैं बोल सकती हूँ उसकी लोडिंग कैंसिल करूंगी, तो मैं कहाँ करूंगी, क्रेडिट साइड में, अपोजिट में, क्योंकि हमें वो चीज़ उसमें से निकालनी है, उसमें से हटानी है। तो प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा, सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन इनवॉइस प्राइस में, अगर 20% प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस है 120 एंड 20 इज प्रॉफिट, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ आएगा एंड 100 इज कॉस्ट, तो यहाँ स्टॉक रिजर्व में 20 रुपीज़ आएगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक का जो लोडिंग कैंसिल होगी, जो रिजर्व बनेगा वो क्रेडिट साइड में बनेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर बाय बैलेंस BD स्टॉक रिजर्व, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बनेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। जितने भी गुड्स हमने इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं ब्रांच को, उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, डेबिट साइड में करते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो उसकी लोडिंग कहाँ कैंसिल होगी, क्रेडिट साइड में होगी। तो आप क्रेडिट साइड में देखिए, सबसे पहले बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट ने नाम उसी नाम से एंट्री की जाएगी, इसमें स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। स्टॉक रिजर्व सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज़ आएगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए। गुड्स सेंट टू ब्रांच में सेम नाम से एंट्री होगी, ब्रैकेट में आप उसमें लिख देना लोडिंग, ताकि अगर कोई रिटर्न भी हो तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ एंट्री होगी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में आएगा लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये इसकी लोडिंग हम लोगों ने हटा दी, इसका मतलब जो उसके अंदर प्रॉफिट का पोर्शन था वो उसमें से हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड में भी एक एंट्री हो रखी है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो अगर आपको याद हो कि जनरल एंट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गुड्स हमने इनवॉइस पे ब्रांच को सेंड किए हैं, अगर वो गुड्स वापस रिटर्न आ जाते हैं तो उसकी वापस लोडिंग हटेगी, क्योंकि रिटर्न आए तो उसकी एंट्री आपने वापस करी क्रेडिट साइड में, तो वापस डेबिट साइड में उसकी लोडिंग हटाइए। तो ये वही एंट्री है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ठीक है, लास्ट एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक के रिजर्व की, टू बैंक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, अपोजिट साइड में हम स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, टू बैलेंस CD स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आई विल एक्सप्लेन यू, अदरवाइज मैंने ये पहले वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब कई बार कुछ फिगर्स हम लोगों को पता नहीं होता है क्वेश्चन में, तो वो फाइंड करने के लिए कुछ मेमोरेंडम अकाउंट बनाए जाएंगे यहाँ पे। यहाँ सबसे पहला है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच सेल्स, कोई भी मिसिंग होगी तो वो इस अकाउंट से हमें पता चल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच आ जाएगा, जितने भी गुड्स ब्रांच को ट्रांसफ़र किए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जितने भी ब्रांच ने सेल्स करी है बाय सेल्स, अब वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो सब आएगी, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट बन रहा है। तो दोनों भी सेल्स यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी गुड्स रिटर्न करे तो बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। इफ़ देयर इज़ एनी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस तो वो लॉसेज आ जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, अगर कोई रास्ते में गुड्स ख़राब हो गया है या कोई भी चीज़ है शॉर्टेज पड़ गई है या सरप्लस भी हो गया है किसी गुड्स का, तो वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल सकते हैं। और भी कुछ इसमें बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो दिस इज मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ऐसे ही हम आगे 2-3 स्टॉक अकाउंट और बनाएंगे फॉर फाइंडिंग मिसिंग फिगर्स। ओके, यही चीज़ मैंने अभी आपको स्टॉक अकाउंट का ये नोट्स बनाए हुए हैं, नोट टू अकाउंट दिया हुआ है, यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज़, कोई भी वन आइटम भी मिसिंग है तो इट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर।
Okay, if the above mentioned items are given, then balancing figure on the debit side will be assumed surplus. सारे items given हैं और अगर फिर भी कोई balancing figure बचता है तो surplus और shortage के अंदर उसको डाल दिया जाएगा. नेक्स्ट, अगर कुछ मिसिंग फिगर निकालने के लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मिसिंग फिगर चाहिए हम लोगों को, तो डेटर्स के अंदर सपोज कुछ मिसिंग है, डेटर्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसके लिए हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, जो कि आप लोगों को आता है बनाना, फिर भी आई विल एक्सप्लेन. इसमें वही चीज़ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एज इट इज़ ट्रांसफर, कोई क्रेडिट सेल है तो टू क्रेडिट सेल्स, कितना कैश रिसीव हो चुका है बाय कैश रिसीव्ड, इफ़ देयर इज़ एनी रिटर्न ऑफ सेल्स बाय सेल्स रिटर्न, इफ देयर इज एनी बेड डेप्ट कि अब कभी भी नहीं मिलेंगे तो बाय बेड डेप्ट्स, बाय अलाउंसेस इफ एनी अलाउंसेस आर गिवन, बाय डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट हम लोगों ने दिया है तो वो आ जाएगा यहाँ पे. दिस इज ब्रांच डेटर्स अकाउंट. कोई एक भी इंफॉर्मेशन इसमें से मिसिंग होगी तो वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मान लिया जाएगा. यही चीज़ बताइए इसके अंदर, कोई भी आइटम अगर मिसिंग होगा तो देन इट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर. बैड डेप्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट. ये सब ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये डेटर्स अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे और बैलेंसिंग फिगर ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, एक मिसिंग फिगर के लिए एक और अकाउंट बनाया जाएगा, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट. उसमें भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, जितना पेटी कैश के लिए हमने कैश ट्रांसफ़र किया है ब्रांच को और कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं तो वो सारे आ जाएंगे. कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम दिस अकाउंट. Okay, now we had discussed the first method of branch accounting, that is debtors method, or we can say branch account method. For just go through the format and general entries, I will make a video on how to solve the question according to this method, and then we will discuss about the problem. Thank you.